सुंदर दिखना हर किसी की चाह होती है, पर यह सुंदरता सिर्फ चेहरे के गोरे चिट्टे होने से नहीं होती है। सर पर उसके लिए बाल होना भी ज़रूरी है। आज की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी और तनाव भरे जीवन ने सर के जो बाल हैं वो समय से पहले पकाना तो दूर है, सर से समय से पहले उड़ाना शुरू कर दिए हैं। इन बालों को बचाने के लिए तमाम तरह के इलाज होते हैं। कोई प्याज का रस लगा रहा है, कोई जड़ी बूटियों की तेल दे रहा है, लेकिन इनसे कितने फ़ायदे होते हैं ये हम बरसों से देख रहे हैं। लेकिन अब बदलते दौर में बालों को बचाने के कई इलाज आ चुके हैं। हमारे इंदौर के युवा डॉक्टर सुकेंद्र दसोरे ने PRP जो एक नई थेरेपी है जिसके ज़रिए प्लेटलेट्स बढ़ाकर बालों को खाद के रूप में दिया जाता है ताकि वे मजबूत होते हैं और मोटे भी होते हैं। इस रिसर्च पर डॉक्टर सुकेंद्र दसोरे ने जो काम किया है उसके लिए हाल ही में उन्हें नेशनल यंग डर्मेटोलॉजिस्ट का अवार्ड मिला है। आज हमारे बीच में बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सुकेंद्र दसोरे। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि बालों को झड़ने की जो समस्या है ये आज से नहीं है, हम बरसों से देख रहे हैं। पर पहले एक उम्र के बाद बाल पकते थे और झड़ते थे, अब तो कम उम्र में हो रहे, क्या वजह है? बाल झड़ना और गंजेपन ये जनरली ये काफ़ी समय से होता आ रहा है, लेकिन आजकल ये जल्दी होने लग गया है क्योंकि ये जेनेटिक्स वजह से होता था, मतलब पारिवारिक होता था। तो लेकिन उसमें जीन्स के हिसाब से केवल ये उसमें डिटरमाइन होता है कि कितना बाल जाएगा, लेकिन किस उम्र पे जाएगा ये हमारी लाइफस्टाइल डिटरमाइन करती है। आज से 15-20 साल पहले सिटिंग जॉब थोड़ा कम होता था, हर जॉब में थोड़ा थोड़ा घूमना फिरना चलते रहना पड़ता था, लेकिन अब वो प्रॉब्लम अब वो बहुत कम हो गया है। स्पेशली IT फील्ड में लोग बैठ बैठ के पूरा दिन भर काम करते हैं और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, बाहर का ज़्यादा खाना, एवरी वीकेंड पार्टिंग का जो कल्चर हो गया है, इससे काफ़ी कुछ बाल जल्दी जाना शुरू हो गए। पहले इतना बड़ा प्रॉब्लम इसलिए नहीं होता था क्योंकि बाल झड़ना 35 के बाद शुरू होते थे। यूजुअली तब तक लोगों की फैमिली कंप्लीट हो जाती थी और एक युवा दिखने का जो इच्छा होती थी वो कम हो जाती थी। लेकिन अब वही चीज़ 10 साल पहले हो गई है और 25 की उम्र में लोग गंजे होने लग गए, जो कि अब इनका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया है क्योंकि यूथ में बालों का इम्पोर्टेंस मेनली लुक्स के लिए होता है। हमारे बॉडी में उनका कोई मेडिकल फंक्शन नहीं बचा है, केवल लुक्स के लिए होता है। और 20 to 30s में लोगों को लुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली यूथ के लिए। और वो जब वो उस समय चले जाते हैं तो काफ़ी मुश्किल लोगों को फेस करना पड़ती है, काफ़ी एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ता है। तो ये आजकल काफ़ी ट्रेंड, ज़्यादा मात्रा में लोगों को बॉल्डनेस आने लग गई है। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि बाल झड़ कम समय में उड़ रहे हैं, उसके अंदर जिस उम्र में युवाओं में आगे बढ़ने की, कुछ पाने की या कुछ करने की उमंग होती है, उस उमंग में वे बाल झड़ने से तनाव में आने लगे हैं। इसके लेकर PRP को लेकर आप लोगों ने जो रिसर्च की है, हम जानना चाहेंगे PRP एक्चुअल है क्या और इससे किस तरीके से बालों का उपचार किया जाता है? बेसिकली क्या होता है, आजकल हमेशा नेचुरल थेरेपीज़ पे वर्क किया जा रहा है। अब नेचुरल मतलब क्या होता है कि रीजनरेटिव मेडिसिन अब आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। रीजनरेटिव मेडिसिन का मतलब जो हमारे ही सेल्स का उपयोग करके बीमारी को, या जो बाल जा चुके हैं उनको वापस रीग्रो करना, तो ये काफ़ी इन ट्रेंड चीज़ है। अब हमारी बॉडी में कई सारे ऐसे हीलिंग और ग्रोथ के फैक्टर्स होते हैं जो कि ये ग्रोथ अचीव करते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ अचीव हो सकती है वो प्लेटलेट के अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उससे होती है। तो ये एक जो नई टेक्निक है, इससे हम यही ब्लड प्लेटलेट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं, उसके ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करते हैं, और जब वो रूट्स में जाते हैं तब वो नए बाल पैदा करते हैं। और इससे काफ़ी कुछ हेयर ग्रोथ में, स्पेशली जिन लोगों की जड़ें जिंदा हैं उनके लिए काफ़ी कुछ नए बाल लाए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिनके चेहरे पे, सिर पर पूरा गंजापन आ चुका है या कुछ पार्ट में गंजापन आ चुका है, उसमें PRP कितनी कारगर है? जहाँ पे बिल्कुल गंजापन हो चुका है वहाँ पे तो PRP में बहुत ज़्यादा असर नहीं एक्सपेक्टेड है। जहाँ थोड़े थोड़े बाल हैं या रुएँ दिख रहे हैं वहाँ पे कुछ हद तक ये इसको डेंसिटी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यदि जहाँ बिल्कुल जा चुके बाल, वहाँ ट्रांसप्लांट ही एक उपाय बच जाता है। लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कोई भी हेयर लॉस हो रहा है, कोई भी बीमारी है, तो उसको बढ़ने से रोकें, पहले ही यदि इलाज कर लें तो उसमें काफ़ी कुछ
ग्रोथ पहले अचीव हो जाती है और बिना कोई ट्रांसप्लांट की ज़रूरत के। ट्रांसप्लांट की इस नौबत तक ना पहुंचना पड़े, इसके लिए डॉक्टर साहब का ऐसा कहना है कि जब बाल झड़ने लगे या पतले होने लगे तब पीआरपी का सहारा ले लेना चाहिए। डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे कि पीआरपी को कराने के लिए क्या समय होता है और ये कितनी बार करानी होती है ताकि बाल तंदुरुस्त रहें? ये जो होता है आधे घंटे से 45 मिनट का प्रोसेस होता है और इसके बाद आप इसको लंच टाइम थेरेपी बोलते हैं। मतलब लोग अपने ऑफिस के लंच टाइम में करवा के वापस ऑफिस जा सकते हैं। इसमें कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। महीने में एक बार की जाती है और 3 से 8 बार तक इसको लग सकता है डिपेंडिंग ऑन हेयर लॉस और कितना आपका ग्रोथ की ज़रूरत है, कितनी हीलिंग पावर है आपकी, तो इसके बेसिस पे वो डिटरमाइन होता है। पर 3 से 8 बार तक ऑन एन एवरेज किया जाता है। इसके कई साइड इफेक्ट भी देखने में को मिले हैं कि इसको कराने के बाद में कुछ तरह की दिक्कत हो, सिर में दर्द हो या और कुछ तरह की परेशानियां देखने को मिली है। साइड इफ़ेक्ट कभी भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो तकलीफ़ वाले साइड इफ़ेक्ट होते हैं और एक नुकसानदेह साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब पीआरपी में नुकसानदेह साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है क्योंकि वो आप ही के खुद के ब्लड से बना है। यदि उसको साइड इफ़ेक्ट देना होता तो वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में ही था, वो कभी भी दे सकता था। तो नुकसानदेह साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है। हाँ, तकलीफ देह थोड़े से हो सकते हैं। पीआरपी को डालने की प्रक्रिया में कभी कभार थोड़ा सा दर्द हो सकता है जो कि कुछ समय तक रह सकता है। जबकि पर इसको हम कम करने के लिए मीज़ोगन नाम की एक मशीन होती है वो यूज़ करते हैं। उससे मिनिमम से मिनिमम दर्द में पीआरपी हम स्कैल्प में डिलीवर कर देते हैं और इससे काफ़ी इजीली लोग करवा लेते हैं। और कम ही ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि पहली बार पीआरपी कराने के बाद दूसरी बार इसलिए नहीं कराते क्योंकि पहली बार दर्द ज़्यादा हुआ था। तो ये मीज़ोगन से काफ़ी फ़ायदा हो चुका है। पीआरपी को लेकर हमने देखा है कि पहले पीआरपी की जाती थी, सर के हिस्से को पूरा सुन करके फिर बाय इंजेक्ट किया जाता था, पॉइंट टू पॉइंट इंजेक्ट किया जाता था। वाकई आप सही बोल रहे हैं, अब टेक्नोलॉजी बदली है तो दर्द रहित हो गई है। पर इसको हम छोड़ देते हैं तो हमें क्या नुकसान होगा? देखिए, सिंपल अपन यदि ऐसा समझे कि जितना हमारे जेनेटिक्स में बाल जाना लिखा है वो जाएंगे, किस उम्र पे जाएंगे उसको हम डिले कर रहे हैं। तो अब जो हमारे अंदरूनी जो हार्मोन्स हैं उनको हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो जिस तरह से कुछ लोगों के हार्मोन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो जब वो छोड़ते हैं उसके साल 1.5 साल में कभी कभार उनके जाने लग जाते हैं। मैक्सिमम लोगों को कई साल तक मेंटेन रहते हैं इवन आफ्टर लीविंग पीआरपी। लेकिन जैसे मिनॉक्सिडिल के साथ कहा जाता है कि उसको छोड़ते से ही बाल चले जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें काफ़ी समय तक वो मेंटेन रहते हैं भले हार्मोन एक्टिव हो तो भी। कई पेशेंट्स के केसेस में जब हमने देखा है कि पीआरपी छोड़ने के बाद उनके हार्मोन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं और वो वापस हेयर लॉस शुरू हो गए, तो हम उनको मेंटेनेंस पीआरपी पे डाल देते हैं, जो साल में 6 महीने में एक बार या साल में एक बार केवल उनको पीआरपी कराना रहता है। कोई लोशन नहीं, कोई टैबलेट नहीं, तो उससे उनके बाल मेंटेन रहते हैं। डॉक्टर साहब, मिनॉक्सिडिल की अगर बात छिड़ी है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, मिनॉक्सिडिल को पूरी दुनिया की वो वर्ल्ड वाइड दवा या तेल बताया गया है जो सिर में लगाते हैं तो बालों की ग्रोथ शुरू हो जाती है, पर इसको बंद करते हैं तो वापस वो बाल छूटने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा क्या पीआरपी का जो इस्तेमाल हम करते हैं इसको फेस की ट्रीटमेंट के लिए भी किया जा सकता है? पीआरपी को फेस के लिए भी किया जा सकता है। फेस में भी जैसे कि सर में वो बाल उगाता है, चेहरे पे कोलेजन प्रोड्यूस करता है, इससे स्किन टाइट होती है और लिफ्ट होती है, तो उससे ग्लो भी काफ़ी अच्छा आता है। और जैसे कि आपने मिनॉक्सिडिल की बात कही थी, तो एक ये कॉमन धारणा होती है कि मिनॉक्सिडिल छोड़ने के बाद बाल वापस चले जाते हैं, जो कि गलत है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिनॉक्सिडिल खुद से लगाई जाने वाली दवाई नहीं है, जबकि लोगों को मिलने लग गई है और लोग ले लेते हैं, पर वो दवाई है और दवाई के हिसाब से ही इलाज करते हैं, तो तब ऐसी प्रॉब्लम कम आती है, बहुत ना के बराबर होती है। पर जब जनरली क्या होता है कि लोग डायरेक्टली हेयर फॉल हुआ, गूगल पे देखा, मिनॉक्सिडिल का नाम सुना, लेके आ गए, तो उनको ना तो उनका हेयर फॉल का कारण पता चला कि भाई जैसे मान लो आयरन की कमी से हेयर फॉल था और आपने मिनॉक्सिडिल लगा लिया, लेकिन शरीर को तो अभी भी आयरन ही चाहिए, तो जिस दिन आप छोड़ेंगे वापस चले जाए, क्योंकि शरीर को जो चाहिए था वो हमने नहीं दिया। तो इसलिए कारण का इलाज करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है। डॉक्टर साहब, कारण का इलाज तो तब तकलीफ देता है जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो चेहरा खूबसूरत दिखता है, पर सर के जो बाल कंघी करते हैं तो उसमें जब भर के आते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि वो तनाव कुछ नहीं सोचता है, फिर सीधा मोबाइल पे गूगल सर्च होता है कि किस डॉक्टर कने जाएं और हम ट्रांसप्लांट करा लें। अब मैं ट्रांसप्लांट की अगर आपसे बात करूँगा तो हर गली मोहल्ले में ट्रांसप्लांट होने लगे। डॉक्टर साहब, इसका कोई क्राइटेरिया है कि नहीं? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी एलेबरेट क्राइटेरिया आया है और स्पेशली जिसमें बताया गया है कि केवल डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन ही
ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बाकी स्पेशलिटीज़ को अलाउड नहीं है। और उनकी कई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि इस तरह की फैसिलिटीज़ होना चाहिए और इतना साइज़ का ओटी होना चाहिए, सारी सब एसेप्टिक प्रिकॉशंस रखे जाते हैं, तभी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है और तब वहीं आप ट्रांसप्लांट कराना चाहिए आपको। डॉक्टर साहब, मैं इंडियन डर्मेटोलॉजिस्ट की बात करूं तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर गली में मोहल्ले में बाल ट्रांसप्लांट करने के क्लिनिक खुल गए हैं। बीडीएस डॉक्टर हो या किसी डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ जो कंपाउंडर रहा हो वो भी ट्रांसप्लांट कर रहा है और छोटे छोटे शहरों में ये पहुंच गया है। इस पर अभी तक कोई कार्रवाई होती ही नहीं दिखी है। एक्चुअली ट्रांसप्लांट में 2 से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है और वो मृत्यु भी ऐसी लोगों के हाथ पे हुए जो कि लीगली अलाउड नहीं थे ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो हमेशा ये पेशेंट को जागरूक रहना चाहिए कि वो किन से ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। तो आप ये पूछें अपने डॉक्टर से कि आपकी डिग्री क्या है, आप किन से करा रहे हैं, ये समझ के ट्रांसप्लांट करवाएं। खेल नहीं है ये, एक तरह से हमको सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके चलना है और इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर, तो उसको सर्जिकल सेफ्टी के साथ ही करें तो बेटर रहेगा। डॉक्टर साहब, हम खुद मानते हैं कि जो बाल हमारे सिर पर लगाए जाते हैं ना, हमारे निकाल के, वो कितने बेशकीमती है। अगर वो लगाने वाला अगर नौसिखिया है तो उन बालों का जो नुकसान वो कर रहा है, आम लोगों को तब पता चलता है जब उनका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है। हमने देखा काफ़ी लोगों के हेयर ट्रांसप्लांट फेल हुए हैं। और नौसिखिए लोग जो पैसे की बात करें, कम रेट में जो लगाने की बात आ रही है, व्यक्ति उसके जाल में फंस जाता है और फिर उलझ के वो फिर अपना नुकसान कर बैठता है। ये काफ़ी आजकल ट्रेंड बन गया है और गवर्नमेंट भी इस पर अब सक्रिय हो रही है। धीरे धीरे ये सब जो गलत तरीके से ट्रांसप्लांट हो रहे हैं ये बंद होंगे, गलत क्लिनिक्स खुल रहे हैं। एसोसिएशन भी इस पर काफ़ी काम कर रही है और ये बेसिकली पेशेंट के साथ एक गलत बिहेवियर हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमने देखा है एक चीज़ कि आप कम उम्र में ही डर्मेटोलॉजिस्ट पर आप रिसर्च पर ज़्यादा काम कर रहे हैं और आपका वो विषय हमें नज़र आता है कि रिसर्च से आप चीज़ें निकाल रहे हैं। आप पीआरपी पे आपने जो रिसर्च की है उसमें आपने देखा है कि पीआरपी कराने के लिए एक प्लेट टेस्ट को, ब्लड को जो प्रोसेस किया जाता है, हर व्यक्ति की बॉडी पर कितनी ज़रूरत है जिस जगह पर वो हम उसको इनबिल्ड करने वाले हैं। पर आजकल की जो पीआरपी हो रही है उसमें भी इस तरीके की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। सो पीआरपी के लिए हमारे ही ग्रुप को इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट ने चूज़ किया था। एक टास्क फोर्स बनाई थी 10 डर्मेटोलॉजिस्ट की और हमने गाइडलाइंस पब्लिश करी है अब कि पीआरपी में क्या होना चाहिए, किस तरह से बनना चाहिए और सही पीआरपी क्या होता है। मतलब एक पीआरपी में 10 लाख से ज़्यादा प्लेटलेट्स होने ज़रूरी है, तभी उसका अच्छा असर आएगा। तो कई लोग मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि हमने तो पीआरपी करा ली और हमको तो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जब वो प्रॉपर वाला पीआरपी करते तब उनको फ़र्क दिखता है। तो ये जो चीज़ है ये डेफिनेटली काफ़ी इसके मापदंड अब सेट हो गए हैं, तो अब उनको प्रॉपर तरीके से ही करें तो बेटर रहता है। और रिज़ल्ट जब भी आता है जब उसको सही तरीके से करें। कोई भी चीज़ को गलत तरीके से करेंगे तो वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ पाता जैसा कि चाहिए हमको। डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है कि प्याज का रस लगाओ बाल उगाओ। आदिवासी जड़ी बूटियों के खूब विज्ञापन हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, लंबे लंबे बाल इंसानों के, व्यक्तियों के, पुरुषों के दिखाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? अब हम देखें कई कंपनियां तेल बेच रही हैं, लेकिन उनके घर वाले ही यदि देखेंगे कि गंजे हैं, तो ये मतलब एक तरह से एक सिंपल कोई भी एक इंसान प्रश्न पूछेगा कि आपके ही परिवार में यदि लोग हैं तो आपका ही रिजल्ट नहीं आ रहा तो फिर बाकी लोग कैसे विश्वास करें उस पर। सिंपल बात ही समझने की है कि हमारे जो पूर्वजों ने कहा था हम भूल गए हैं। तेल हमेशा बालों पे लगाया जाता था, केश पे, कभी भी खोपड़ी पे नहीं लगाया जाता था। और अब जो ये है जो डिफरेंट टाइप के ऑयल्स और ये सब आ गए हैं जिनको स्कैल्प पे लगाने की एडवाइस दी जा रही है, जो बिल्कुल गलत है। स्कैल्प पे नेचुरल ऑयल आता है और हम आंवला रीठा शिका का यूज़ करके ही उसको नेचुरल शैम्पू बना के उसको वॉश किया जाता था, कभी भी सर पे तेल नहीं लगाया जाता था। तो ये जो नुस्खे आ रहे हैं कुछ हद तक कई सारे हेयर फॉल ऐसे होते हैं जो कि अपने आप ठीक हो जाते हैं, तो उसमें आप जो यूज़ करेंगे वो आपको लगेगा कि वो कारगर है। तो उसी भरोसे पे ये बेचे जा रहे हैं। एक डिजीज़ होती है एक्यूट टीलोजन इफ्लूवियम, जो स्ट्रेस के बाद होती है, जैसे कि आपको टाइफाइड हो गया, कोविड हो गया। इसके बाद जो हेयरफॉल होता है ये अपने आप ही वापस कम हो जाता है और वो अपने आप बाल वापस आ जाते हैं। इसमें कोई इलाज की ज़रूरत यूजुअली नहीं पड़ती है। और लेकिन उस समय लोग जब ये तेल या कोई भी दही लगा लेते हैं, कोई कुछ लगा लेते हैं, तो उससे जब बाल आ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे दही लगाया था उससे आ गए। वो ये नहीं समझ पाते कि कुछ नहीं लगाते तो भी आ जाते, और एक्चुअल गंजेपन में इनमें से कोई भी कारगर नहीं है। तो ये अलग अलग बीमारियां हैं और अलग अलग उसका इलाज प्रॉपर होना चाहिए।
डॉक्टर साहब का कहना है कि प्याज है, प्याज भगवान ने खाने के लिए बनाया, उसको खाओ, उसका रस निकाल के सिर की चमड़ी पर ना लगाएं। डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग जो डरते हैं कि रोज़ के कितने बाल जो झड़े तो हमें तनाव नहीं लेना चाहिए। ये भी एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। ऐसा कहते हैं कि रोज़ के 100 बाल झड़ना बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है, और ये फिगर कैसा है मैं आपको बताता हूँ। हमारे बाल की उम्र 3 साल होती है, और किसी भी एक एवरेज इंसान के सर पे 1 लाख तक बाल होते हैं। अब 1 लाख बाल को यदि 3 साल में बदलना है तो आप 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000 कर लीजिए, अप्रॉक्सीमेट 1000 डेज़ होते हैं 3 साल में, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 100 का फिगर आता है। पर जो फैक्ट ये है कि 100 बाल रोज़ गिरना नहीं है, तो 1 लाख बाल 3 साल में गिरना है। तो किसी महीने ज़्यादा भी गिर सकते हैं, किसी महीने कम भी गिर सकते हैं, पर एक एवरेज यदि मान लें कि 100 से 150 बाल रोज़ यदि गिर रहे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। इससे डबल हो जाए फिगर, यदि 200-250 पार हो जाए, तब हमको डेफिनेटली कंसर्न होना चाहिए। डॉक्टर साहब इंदौर जो है सफाई के मामले में नंबर 1 है, नवाचार के मामले में नंबर 1, हर मामले में इंदौर नंबर 1 रहता है। अब आपने जो रिसर्च की है PRP पे, उसके अंदर आप यंग डर्मेटोलॉजिस्ट का अवार्ड लेकर आए, और मुझे ऐसी जो जानकारी है कि इंदौर क्या मध्य प्रदेश क्या देश में आप पहले ऐसे युवा हैं जिन्हें इस तरीके का अवार्ड मिला है। जी, तो ये बेसिकली मेरी PRP की रिसर्च के ऊपर और प्लस बाकी सारे फैक्टर्स को भी देख के 35 ईयर्स से जो कम एज से डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनको दिया जाता है, तो उसमें से मुझे चूज़ किया रिसर्च के बेसिस पे। रिसर्च एक इंटरेस्ट रहा है मेरा, और मैं आगे भी करता रहूँगा क्योंकि वो एक इंटरेस्ट है, और हेयर ग्रोथ एक मेरा पैशन है, और उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। सुगेन सर, हमें पता है कि आपका पेशेंस है, आप इलाज से ज़्यादा रिसर्च पर ध्यान देते हैं, और आपके पास ज़्यादातर वो मरीज आते हैं जो सब दूर से इलाज करा के थक चुके होते हैं। हमारे साथ आप बैठे, आपने जो बात की इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं शेखर बागोरा, राजीव टाइम्स के लिए।